हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई? सब लोग सब अच्छे ही हो गए फिलहाल तो। क्यों? चलो कोई बात नहीं, अच्छे रहो, अच्छे से रहो, सेफ रहो। हमने लेक्चर 1 में बात किया सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अमरफस सॉलिड की। लेक्चर 2 में हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब हमारा जो लेक्चर 3 होगा, लेक्चर नंबर 3, वो मेनली हमारा है स्पेस लैटिस। यूनिट सेल के बारे में मेनली कह सकते हो आप क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी की बात करेंगे। आखिर क्रिस्टलोग्राफी होता क्या है यार? क्रिस्टलोग्राफी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर हम किसी भी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किसी भी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखो सबसे पहले, क्रिस्टलोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। Crystallography is a branch of science which deals with the study of which deals with the study of which deals with the study of internal structure, geometry of the crystal, geometry of the crystal। ठीक है, ये तो क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलोग्राफी के अंदर जो मेन आता है वो पार्ट है स्पेस लैटिस। अब हेडिंग डालो सबसे पहले, स्पेस लैटिस क्या होता है उसकी बात करेंगे डिटेल में हम कि व्हाट इज स्पेस लैटिस। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल, वो प्रॉपर एक ऑर्डर में, एक डेफिनेट पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। और जिन पॉइंट्स को लेके वो अरेंज होते हैं उन पॉइंट्स को बोलते हैं डॉट, या उसको बोलते हैं क्या? लैटिस पॉइंट। इसको बोलते हैं डॉट, या उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, या लैटिस साइट बोलते हैं। कैसे? देखो, अगर हम बात करें, हमारे पास एक अरेंजमेंट, ये प्रॉपर अरेंजमेंट है। ये 2 टाइप्स का होता है वैसे, 2D एंड 3D। देखो, अगर हम इन 4 लैटिस पॉइंट को मिलाएं तो क्या बनता है? एक, अगर ये हमारी लेंथ A है, ये B है, ये एंगल 90 है, तो A इज इक्वल टू B है अगर हमारा, और एंगल कितना है दोनों का? एंगल इनके बीच में कितना है? 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलोगे? ये क्या बन रहा है? एक हमारा स्क्वायर लैटिस बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? स्क्वायर लैटिस बन रहा है। किन्हीं 4 पॉइंट्स को आप मिला दो रैंडमली, क्या होगा? स्क्वायर क्या बनेगा? स्क्वायर लैटिस बनेगा बेटा। क्या बनेगा? स्क्वायर लैटिस। इसी को बोलते हैं इसका, और इन डॉट्स को क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस साइट बोलते हैं। डॉट्स को क्या बोलते हैं? डॉट्स को लैटिस साइट बोलते हैं। चलो ठीक है, कोई दूसरा पैटर्न उठा ले, मतलब एक ही चीज, एक ही यूनिट या एक ही स्क्वायर लैटिस बार बार 4 पॉइंट्स को मिलाने से क्या हो रहा है? वो एक सीक्वेंस में, एक डेफिनेट पैटर्न में क्या है? वो ऑर्डर बन रहा है। अगला देखो, अब देखो क्या होगा यहां पे। अब हम इन 4 पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो ये A है, ये B है। अगर ये A और B नॉट इज इक्वल है और एंगल 90 है, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर लैटिस। यहां पर कैसा लैटिस बन रहा है बेटा? रेक्टेंगुलर बन रहा है। मतलब किन्हीं 4 पॉइंट्स को आप मिला दो, क्या बनेगा बेटा? एक रेक्टेंगल बनेगा। हर एक 4 पॉइंट्स मिलाओ, क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। और इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस साइट बोलते हैं। बात क्लियर है? कहने का मतलब है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा बेटा, अगर उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में होते हैं, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। उनको मिला के अगर कोई ज्योमेट्री हम बनाते हैं तो वो ज्योमेट्री बार बार क्या होती है? फेज में, इक्वल ऑर्डर में रिपीट होती है। इसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। अब हम बात करेंगे, जो बात हमारी है वो हमारा है, अच्छा हाँ एक चीज और, ये 2 टाइप्स की होती है बेटा। ये 2 टाइप्स की होती है, 2D लैटिस और 3D लैटिस। ये 3 डायमेंशन होगी, ये 2 डायमेंशन होगी। ठीक है, मतलब इसको हम 2 डायमेंशन एक्स वाई एक्सिस में होगा तो 2 डायमेंशन बोलते हैं, और 3 एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होगा तो क्या बोलेंगे? उसको 3D लैटिस की बात करेंगे। ठीक है,
चलो अब हम बात करेंगे यूनिट सेल की कि क्या होता है यूनिट सेल। अब इसे थोड़ा सा लिख लो, लिखो जरा सा, राइट डाउन। इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ब्रैकेट में एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल have a regular ordered arrangement, have a regular ordered arrangement, have a regular ordered arrangement and repeated again and again and repeated, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है अलग अलग लैटिस पे, and repeated again and again in a definite patterns, in a definite patterns। और जिन पॉइंट्स को मिला के वही ज्योमेट्री बार बार रिपीट हो रही है, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस पॉइंट। ये दो टाइप की होती है, 2D और 3D। चलो अब हम बात करेंगे यूनिट सेल की। अब जो हमारी बात होगी मेन यूनिट सेल की होगी। मेन लेक्चर है आज इसका हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? ये यूनिट सेल को हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करें, जैसे हमारा घर बना होता है, घर में बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं, कोई एक ईंट उठा लो, वो उसकी क्या है? यूनिट सेल। मतलब बार बार जो एक अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई यूनिट या कोई एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसको एक पार्ट को निकाल लो, वो कहलाता है यूनिट सेल। मतलब कह सकते हैं हम लोग इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलते हैं? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। किसी भी चीज की the smallest repeating unit, the smallest repeating unit is called unit cell। अब हम सॉलिड स्टेट में मेनली जो बात करते हो क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं, सिंपल क्यूब है, एफसीसी, बीसीसी सबकी बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है बेटा? देखो ये हमारा एक सिंपल क्यूब है। सिंपल क्यूब को हम एक कमरे में, जैसे जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसमें 4 कॉर्नर होते हैं बेटा। 4 कॉर्नर टॉप पे होते हैं, 4 कॉर्नर बॉटम पे होते हैं, ठीक है ना। साइड्स कितनी होती है? देखो फेस कितने होते हैं? ये हमारा एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, ये 5वां कॉर्नर, ये 6 कॉर्नर, ये 7वां कॉर्नर और ये 8वां कॉर्नर। अब एक यूनिट सेल से, या इसको हम एक यूनिट सेल बोलते हैं, इस क्यूब से कई सारे क्यूब बन सकते हैं, ठीक है। ऊपर ही बन सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी और बॉटम पे भी। तो उस क्यूब का एक पार्ट हमने निकाल लिया, उसको बोलते हैं इस क्यूब का यूनिट सेल। तो आप जरा यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है डेफिनेशन लिखने के लिए, तो जरा लिख लो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है। द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीटेड, द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीटेड unit in the space lattice, the smallest but completed unit in the space lattice, which when repeated over again and again, which when repeated over again and again in the 3D, in the 3 dimension या 3D, in the 3D and in the 3D। अब हम बात करेंगे किसी भी यूनिट सेल की डिफाइन करने की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। हेडिंग डालो इसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ यूनिट सेल। तो देखो किसी भी यूनिट सेल के पास, 3D यूनिट सेल के पास, जो हमें सॉलिड स्टेट में पढ़ना है बेटा, उसके पास एज लेंथ होगी और उसका क्या होगा? इंटरफेसियल एंगल होगा। देखो सबसे पहली बात, इसको एक अलग पार्ट में निकाल लो इस तरीके से। ये एज लेंथ क्या होगी बेटा? मान लो ए है, इस एज लेंथ को मान लो बी है, और ये एज लेंथ हमारी सी है। अगर यहां आप शो करना चाह रहे हो तो लो कर लो बेटा। ये एज लेंथ ए है कंप्लीट, ये एज लेंथ हमारी बी है, और ये एज लेंथ हमारी सी है। ए बी सी क्या है बेटा? इसकी एज लेंथ यूनिट सेल की। ए बी सी क्या है बेटा? इसकी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल।
ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा, एज लेंथ है। अब इसके एंगल क्या होंगे, इसके ए के सामने वाला एंगल क्या होगा, इसका इंटरफेसियल अल्फा, बी के सामने वाला बेटा क्या होगा, बीटा, और सी के सामने वाला क्या होगा, गामा। अगर क्यूब में दिखाना हो तो क्या बोलेंगे, इस ए के सामने वाले एंगल को क्या बोलेंगे, अल्फा, बी के सामने वाले क्या बोलेंगे, बीटा, और सी के सामने वाले क्या बोलेंगे, गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है बेटा, इस यूनिट सेल के इंटरफेसियल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये हमारे इंटरफेसियल एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा। फटाक से नोट करो। एबीसी हमारी क्या है, एज लेंथ है अलोंग 3 एक्सिस एक्स वाई जेड। अल्फा बीटा गामा क्या है बेटा, इसके एक्सियल एंगल है, एक्सियल एंगल बोलते हैं, इंटरफेसियल एंगल बोले इसको हम, एंगल बिटवीन एजेस। अल्फा बीटा गामा क्या है बेटा, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन एजेस, एस के बीच के एंगल्स हैं बेटा हमारे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, कि यूनिट सेल हमारी मेनली कितने टाइप्स की होती हैं। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा सबसे पहले, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। माय डियर सुनो, अगर हम यूनिट सेल को डिफाइन करें तो बेटा 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट वन प्रिमिटिव, बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, आपको हमेशा याद रहेगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट वन प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड वन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बात आती है कि क्या होता है प्रिमिटिव, क्या होता है नॉन प्रिमिटिव। सुनो, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो उस क्यूब के कॉर्नर पर ही प्रेजेंट हो। जैसे देखो, कॉर्नर्स के अलावा उसकी किसी भी पोजीशन पर ना प्रेजेंट हो, ना ही उसके फेस पे प्रेजेंट हो, ना ही उसके सेंटर पे प्रेजेंट हो, वो यूनिट सेल आप बोल सकते हो दोस्त ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स ओनली एंड ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर पोजीशन। कौन कौन सी हमारी कॉर्नर पोजीशन बेटा, ये हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास। अगर एटम हमारा केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, उसके अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका एग्जांपल होता है बेटा हमारा सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, अब हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि वो यूनिट सेल जिसमें एटम हमारा कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हो ही, कॉर्नर के अलावा भी और उसकी जो अदर पोजीशंस होती वहां भी प्रेजेंट हो, जैसे बॉडी सेंटर, जैसे फेस सेंटर या एज सेंटर। हम सबसे पहले बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखो, दोस टाइप ऑफ यूनिट सेल, राइट डाउन डेफिनेशन लिखो पहले, दोस टाइप ऑफ यूनिट सेल in which particles are not present only at the corner, in which particles not only present at the corner but also at some positions, but also at some positions। ये 3 टाइप्स की होती है बेटा, कौन कौन सी, पहला होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड, फिर होता है फेस सेंटर्ड, और लास्ट वन होता है बेटा एंड फेस सेंटर्ड, एज सेंटर बोल, एज सेंटर्ड, एंड सेंटर नहीं, एज सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले आप बात समझ लो, एक क्यूब की हम बात कर रहे हैं, इस क्यूब को समझ लो पहले आप जरा, क्योंकि अगर क्यूब समझ गए तो सॉलिड स्टेट समझ एक तरीके से। क्यूब को एक कमरा मान लो, जिस कमरे में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो, उस कमरे में बेटा ऊपर देखो 4 पोजीशंस हैं, कॉर्नर, 4 कॉर्नर बेटा, नीचे 4 कॉर्नर, ठीक, 4 का 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। उस पूरे कमरे का जो सेंटर है बॉडी, उस पूरे का बीचों बीच बैठ जाओ तो वो बॉडी सेंटर हो गया। चलो ठीक है, तो देखो ये हमारे क्या है बेटा, उस कमरे के कॉर्नर्स हैं, ये वाले,
ये हमारे क्या है, बॉडी के कॉर्नर्स हैं। अब देखो पहला फेस ये दीवार, उसके जस्ट अपोजिट वाली सामने वाली दीवार दूसरा फेस, ठीक, इधर सामने वाली दीवार तीसरा फेस, ये पीछे वाली दीवार चौथा फेस, पांचवा फेस ये है और छठा फेस ऊपर वाला। कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस। कौन कौन से, पहला फेस मैं दिखा रहा हूं, ये ऊपर वाला पहला फेस अलग करके दिखा रहा हूं, पहला फेस, उसके जस्ट नीचे वाला दूसरा फेस, लेफ्ट वाला तीसरा फेस, राइट वाला चौथा फेस। अब देखो ये हमारा पांचवा फेस है, ये हमारा पांचवा फेस, फिफ्थ, और जस्ट इसके पीछे वाला जो बेटा ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला, ये उसका बैक वाला 6 फेस। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं, और ये उसका क्या होता है, पूरी बॉडी का सेंटर होता है। तो अगर हमारा कोई एटम, अगर पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट हो, कॉर्नर के साथ साथ कहां पे बेटा, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो कॉर्नर पर तो है ही बेटा, कॉर्नर पर है ही बेटा, उसके साथ साथ कहां है, उस बॉडी के सेंटर पर भी है। ये देखो इसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होता है बेटा, फेस सेंटर में क्या होता है कि हमारा जो एटम होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे कॉर्नर पर तो होते ही हैं, साथ में फेस के सेंटर पर भी होते हैं। देखो अगर केवल कॉर्नर पर होंगे तो बेटा हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। कॉर्नर्स के अलावा अगर पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर सेट है हमारे एटम्स, तो वो हमारे नॉन प्रिमिटिव होंगे। जैसे देखो कॉर्नर पर तो है ही बेटा एटम, ये देखो कॉर्नर पर तो है ही, साथ में हर फेस पे एटम प्रेजेंट है। देखो यहां पर ये फेस पे भी है, इस फेस के सेंटर पे भी है, इस फेस के सेंटर पर भी है, इस फेस के सेंटर पर भी है, सामने वाले फेस पे भी है और पीछे वाले फेस पे भी है। तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर, ठीक है। अब बात करते हैं एज सेंटर की। अच्छा एक क्यूब में एज कितनी होती है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होती हैं, ठीक है, याद रखना। किसी एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होता है, 12 एजेस होती हैं और 1 बॉडी सेंटर होता है। इस क्यूब के पास 4 चीजें होती है बेटा, क्या क्या, 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 1 बॉडी सेंटर होता है। अब एस सेंटर में क्या होगा बेटा, कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट ही होगा, कॉर्नर के अलावा कहां प्रेजेंट होगा बेटा हमारा एटम, उस एज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा बेटा। कहां प्रेजेंट होगा, उस एज के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है। प्रिमिटिव क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है या यूनिट सेल है हमारा, उससे कॉर्नर पर ही एटम प्रेजेंट हो, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है उस कॉर्नर के अलावा उसमें और भी जो पोजीशंस हैं वहां हमारा क्या हो, एटम प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये हमारा बॉडी सेंटर हो गया बेटा, ये फेस सेंटर हो गया और ये हमारा एस सेंटर हो गया। जल्दी से नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इसके आगे उसके 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। से नोट करो बेटा। अब हेडिंग पड़ेगी बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम। इनके अलग अलग हमारे सिस्टम होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल जो क्रिस्टल के एज लेंथ और उनके एज एंगल, जो हमारे एंगल है, एंगल एजेस के बीच में उनके बीच रिलेशन के अगर देखें तो उनके जैसे जैसे एंगल चेंज होता है, जैसे जैसे एज लेंथ में रिलेशन चेंज होता है, तो उनके हमारे क्रिस्टल सिस्टम भी चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बेटा आता है ऑप्शन में, नीट वगैरह में, जेई में ऑप्शन में पूछ लेता है आपको उसके, या तो एंगल का रिलेशन पूछ लेगा और या तो बेटा उनका एंगल एज रिलेशन पूछ लेगा। तो अगर हम 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो यहां पर आप लिखो क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहले यहां पर लिखो आप क्रिस्टल सिस्टम।
उस क्रिस्टल में एज रिलेशन क्या है बेटा, और उस क्रिस्टल में एंगल रिलेशन क्या है बेटा, हम तीनों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारे एस कौन कौन सी होती है बेटा, एस हमारी होती है एबीसी। ठीक है, हमारी एंगल कौन कौन से होते हैं बेटा, वो हमारे होते हैं अल्फा बीटा गामा, एंगल बिटवीन एजेस, इनके बीच रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्रिस्टल होता है हमारा, वो क्रिस्टल होता है बेटा क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक। इसमें क्या होता है, जो तीनों एजेस होती हैं ए बी सी, वो हमारी तीनों बेटा क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, तीनों की एज लेंथ क्या होती है, इक्वल। और जो एंगल होता है बेटा तीनों का अल्फा बीटा गामा, वो इक्वल होता है, और वो कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे टेट्रागोनल की। दूसरा हमारा क्रिस्टल सिस्टम बेटा कौन सा है, टेट्रागोनल। इसमें क्या होता है टेट्रागोनल में बेटा, यहां पर ए और बी तो बराबर होता है, बट सी इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर हम एज लेंथ की बात करें, इनकी सॉरी एंगल की बात करें अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा बीटा गामा यहां भी बेटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है बेटा। कितना होता है यहां पर, 90 डिग्री होता है। अगला बेटा हमारा कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक। यहां पे क्या होगा, एज लेंथ में क्या होगा, अब यहां पर तीनों एज लेंथ क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी, लेकिन इन एज के बीच का जो एंगल है बेटा अल्फा बीटा गामा, वो क्या होगा, वो 90 ही होगा। अभी कितना होगा बेटा, वो 90 ही होगा। अब हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक की। किसकी बात करेंगे बेटा, अगला हमारा कौन सा है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में बेटा क्या होगा, यहां पर भी एबीसी इक्वल नहीं होगा, तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, अल्फा बीटा तो बेटा कितना होगा, इक्वल होगा 90 के इक्वल, 90 डिग्री, बट गामा कितना होगा बेटा, 120 डिग्री होगा मोनोक्लिनिक। कितना होगा बेटा, गामा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब हमारी बात होगी हेक्सागोनल की बात होगी। किसकी बात होगी, हेक्सागोनल की। एक मिनट बेटा, यहां पर अल्फा गामा होता है 90, बट बीटा 90 नहीं होता। थोड़ा सा हेक्सागोनल का लिख गया था, बीटा 90 नहीं होता। अब हमारी जो बात होगी वो हेक्सागोनल की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हेक्सागोनल की बात करेंगे, हेक्सागन की। हेक्सागोनल में बेटा क्या होगा, एबीसी में क्या रिलेशन होगा, यहां पर ए और बी तो इक्वल होंगे बेटा, लेकिन सी इक्वल नहीं होती है इस लेंथ। एंगल में क्या रिलेशन होगा बेटा, यहां अल्फा बीटा तो 90 होंगे, बट गामा जो होगा वो हमारा कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा हेक्सागन में। कितना होगा बेटा, 120। अब इसके बाद जो आएगा कौन सा होगा बेटा, हमारा रोम्बोहेड्रल होगा बेटा। कौन सा होगा, रोम्बोहेड्रल। ये हमारे क्रिस्टल सिस्टम है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है बेटा, हमारा एबीसी तीनों इक्वल होते हैं बेटा। क्या होता है, एबीसी तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन अच्छा इक्वल हमारे यहां पर एंगल भी होते हैं, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होंगे, बट 90 नहीं होते। होते इक्वल हैं, बट 90 के इक्वल नहीं होते। लास्ट वन है बेटा 7 नंबर, ट्राइक्लिनिक। क्या नाम है बेटा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में बेटा क्या होता है, ट्राइक्लिनिक में होता है बेटा ए बी और सी बेटा तीनों क्या होते हैं हमारे, ए बी सी तीनों हमारे नॉन इक्वल होते हैं बेटा। कितने होते हैं हमारे, नॉन इक्वल होते हैं। और एंगल बेटा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा, नॉट इज इक्वल टू गामा, और नॉट इज इक्वल टू 90। कहने का मतलब है अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होते हैं, तीनों नॉट इक्वल होते हैं, 90 भी नहीं होते हैं। और एजमी का रिलेशन होता है एबीसी तीनों नॉन इक्वल होते हैं। तो देखो सबसे पहले अब मैं बात करूं, सबसे पहला नंबर हमारा क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक में बेटा क्या होता है, एज रिलेशन तीनों क्या होती है, एज इक्वल होती है, तीनों उनके एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे टेट्रागोनल की। देखो स्टार्टिंग याद करने तरीका, स्टार्टिंग में ऊपर के तीनों का जो एंगल है वो सेम है, 90 90 90। पहले वाले में तीनों हमारी इक्वल है, अगले में ये वाली नॉन इक्वल, और लास्ट में और थर्ड में तीनों नॉन इक्वल हो गई। अब देखो थर्ड और फोर्थ दोनों क्या है बेटा, सेम है। थर्ड और फोर्थ में क्या है, सेम है। और फिर सेकंड और फिफ्थ वाली भी क्या हो गई, सेम हो गई। देखो और उनके बीच एंगल इसमें क्या है बेटा, अल्फा गामा 90 है और बीटा 90 नहीं है। यहां पर क्या अल्फा बीटा 90 है, गामा 120 हो गया। और फिर देखो ये फर्स्ट वाली और सिक्स वाली रिपीट हो गई। एबीसी देखो पहले हमारी ये दो रिपीट हुई, फिर ये रिपीट हो गई। एबीसी हमारे तीनों इक्वल है, बट अल्फा बीटा गामा यहाँ पर क्या 90 था, यहाँ 90 नहीं है। और लास्ट में एबीसी नॉट इक्वल हो गया, यहाँ अल्फा बीटा गामा 90 था, यहाँ अल्फा बीटा गामा 90 भी नहीं है, और तीनों इक्वल भी नहीं है।
तो ये याद करने का तरीका है, याद रखो इसको, ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इससे एक क्वेश्चन बेटा आपके नीट में या जेई के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ऑप्शन में आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए, ये है हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम बेटा। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी क्यूब में किसी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। किसी एक यूनिट सेल में, जो यूनिट सेल हमारी प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, उनमें हर यूनिट सेल में कितने कितने हमारे एटम प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ द, ये नोट कर लो जल्दी से, कैलकुलेशन ऑफ द number of particles, calculation of the number of atoms in unit cell, number of atoms in unit cell, उसकी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात, इसके 4 नोट याद रखना। वो 4 नोट याद रखोगे, कभी भी इससे क्वेश्चंस गलत नहीं करके आओगे बेटा। वो 4 नोट क्या है वो देखो। सबसे पहली बात, ये हमारा एक क्यूब है, ये हमारा बेटा क्या है, क्यूब है। इस क्यूब में मैंने बताया था 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, एक सेंटर होता है, ठीक है। बात यह आती, सबसे पहली बात, कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स पर एटम होते हैं उनका 1/8 पार्ट क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। मतलब हर कॉर्नर पर कितना पार्ट होता है पूरे एटम का, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 पार्ट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में जितने भी कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं उनके एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, कॉर्नर्स पर 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है फेसेस की। 1 फेस, ये हमारे फेस पर एटम है। हर फेस पर पूरे एटम नहीं प्रेजेंट होता है, कितना प्रेजेंट होता है बेटा, आधा एटम प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है, हाफ एटम प्रेजेंट होता है। हर फेस पे कितना प्रेजेंट होता है बेटा एटम, हाफ एटम। एक पूरा एटम कहां प्रेजेंट होता है बेटा, वो बॉडी के सेंटर प्रेजेंट होता है, वो बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। और एजेस कितनी होती हैं, हर एज पर कितना पार्ट होता है, 12 एजेस होती हैं, 1/4 पार्ट होता है उसका। हर एज पे कितना एटम प्रेजेंट होता है, उसका 1/4 पार्ट एटम प्रेजेंट होता है। तो 12 एजेस होती हैं, तो कितना, एक यूनिट से कितने एज पे एटम प्रेजेंट होंगे, 3 एटम प्रेजेंट होंगे। तो लिखो जरा, सबसे पहला नोट बेटा लिखो, आप लिखो, अ पॉइंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर, अ पॉइंट बोल सकते हैं या एटम, अ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर of a unit cell is shared by 8 other unit cell, is shared by 8 other unit cell, 8 मतलब एक कॉर्नर 8 अदर यूनिट सेल बनाता है, 8 other unit cell show each atom has contribution of, so each atom has contribution of 1/8, कितना पार्ट बेटा, 1/8 पार्ट। सेकेंड पार्ट लिखो, अब एटम प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ यूनिट सेल, एन एटम प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ द यूनिट सेल, एन एटम प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। एक फेस 2 यूनिट सेल को कवर करता है। तो 6 फेस है, कितना हो जाएगा, कितने एटम होंगे, 6 into half, 2 other unit cell। आगे लिखो, so each atom has a contribution of, so each atom has a contribution of 1/2 part, half part लिख लो, contribution of 1/2 of the unit cell। हर फेस पर आधा एटम प्रेजेंट होता है, हर कॉर्नर पर 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, बॉडी के सेंटर पर पूरा एक एटम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एटम प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द यूनिट सेल
an atom present on the edges of the unit cell is shared by 4 other unit cell, एक एच 4 अदर यूनिट सेल बनाती है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा 1/4 पार्ट हो गया। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1/4 पार्ट हो गया। लास्ट पॉइंट लिख लो, an atom present in the body of the unit cell, an atom present in the body of the unit cell, जो ब्लैक कलर से बनाया है, an atom present in the body of the unit cell, ये एटम किसी अदर यूनिट सेल को शेयर नहीं होता, ये पूरे कमरे के बीचों बीच प्रेजेंट है, is not shared by another unit cell, is not shared by another unit cell, then its contribution to the unit cell is 1। कितना कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1, एक कंट्रीब्यूशन होता है, पूरे यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर पर। अब बात आती है सिंपल क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में, एज सेंटर में कितने कितने एटम प्रेजेंट होते हैं इनकी बात, तो वो हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा बेटा बहुत जल्दी आजकल में आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे किसकी, इसकी बात करेंगे। जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा वो होगा हमारा डेंसिटी पे, पैकिंग फ्रैक्शन पे और नंबर ऑफ एटम हर एक यूनिट सेल पे, प्रिमिटिव पे, नॉन प्रिमिटिव पे कितने कितने एटम प्रेजेंट होते हैं उस पे होगा। तो लेक्चर नंबर 4 जल्दी हम अपलोड करेंगे बेटा, ठीक है। आप लोग इसको समझना, जो आपको डाउट है कमेंट सेक्शन पे डालना, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है हमने, सब कुछ आपको दे रखा है उस पे, आपके जब उसमें यूट्यूब पे आप उसमें कमेंट कर सकते हो जो भी आपको डाउट आए, ठीक है। जैसा आपको वीडियो लगे, ओके बेटा, थैंक यू।